पहाड़ी मिनिएचर पिछले 2000 साल पुरानी हिंदुस्तानी क्लासिक मुसव्वरी की शानदार रिवायत की वो बुलंद पाया चोटी है जिसके बीच अजंता और बाग गुफा की नक्शीन दीवारों, पाल और जैन मिनिएचर में खोजे जा सकते हैं। इस फन्नी विरासत का आखिरी मरहला पहले 17वीं सदी में बसोली की पहाड़ी रियासत में नमूदार होता है, जिसके असरात बाद में कांगड़ा, गुलेर, चंबा, नूरपुर, जम्मू, जसरोटा, बंदरालता वगैरह पहाड़ी रियासतों की मुसव्वरी की बालिदगी पर भी दिखाई देते हैं। बहुत ही आसपास और एक दूसरे से सटे हुए ये इलाके एक जैसे सामाजिक, धार्मिक लोकाचार, देवमालाई अदब, लोक अदब, फने तामीर, फने मुसव्वरी एक रूपता के चलते एक साझा तमद्दनी इकाई बनाते हैं। अठारहवीं और 19वीं सदी में पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के कलात्मक पुनर्जागरण का ताल्लुक कुछ एक खानदानों और अलग से कुछ खास चित्रकारों को जाता है, जिन्होंने व्यापक रिवायती कला रूप से जुड़े रहकर इजहार के नए असूल बनाए और उनके मुताबिक काम किया। नैनसुख ऐसा ही कुशल और उस्ताद मुसव्विर था जिसने जसरोटा, गुलेर और बाद में बसोहली की पहाड़ी कलमों की बालीदगी में गरा कद्र कारनामा सर अंजाम दिया। नैनसुख का बड़ा भाई मानकू भी एक मशहूर और कुशल चितेरा था। अपने बराबर के लोगों में ये तीनों अच्छे विद्वान थे। नैनसुख का जन्म 1710 में गुलेर में हुआ और उसकी मृत्यु 1778 में बसोली में हुई। दरअसल नैनसुख एक ऐसा पहाड़ी चित्रकार है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि नैनसुख और उसके ख़ानदान के लोग बुनियादी तौर पर रेहान जाति के ब्राह्मण थे, पर मुसव्वरी का पेशा अख्तियार करने के बाद वो बढ़ई या तरखान कहलाने लगे। यूँ लगता है कि तजर्बे और तब्दीली के माहौल में पले बढ़े नैनसुख
के फन में बचपन से ही एक पुख्तगी सी आ गई थी और उसने उस ज़माने में जो मुग़ल मिनिएचर्स का एक असर इस पहाड़ी इलाके पे हुआ, उसकी जो धारा को बड़ी उमंग और उत्साह से अपनाया। नैनसुख तो मुसव्वरों के ख़ानदान में ही पैदा हुआ और अपने पिता से हौसला अफजाई पाकर वो इस सिमत में अपने पिता पंडित सेऊ और बड़े भाई मानकू से भी आगे निकल गया। उसने मुसव्वरी में एक ऐसे आयाम खड़े किए जिनका असर पहाड़ी मुसव्वरी पे बहुत हुआ। यूं लगता है कि तजुर्बे और तब्दीली के माहौल में पले बढ़े नैनसुख के फन में छोटी उम्र में ही पुख्तगी आ चुकी थी और उसने उस दौर तक पहाड़ी खित्ते में पहुंच चुकी मुगल मुसव्वरी की माद परस्ती की सहज धारा को ही उत्साह और उमंग से अपनाया। नैनसुख ने सन 1740 में गुलेर का अपना घर छोड़ा और जम्मू के नजदीक जसरोटे की छोटी सी रियासत के राजकुमार बलवंत देव की सेवा में जा पहुंचा। बलवंत देव एक ऐसा कद्रदान था जिसकी सेवा में नैनसुख उसका स्वर्गवास होने तक वहीं रहा। नैनसुख ने अपने शाही सरपरस्त के जीवन के औपचारिक और अंतरंग लम्हों को अक्स करते अपना इनफरादी स्टाइल इख्तियार किया। नैनसुख का काम 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा सन 1730 से सन 1740 तक के शुरुआती दौर का है। ये दौर ड्राइंग, चित्रकारी सीखने का और एक मुसव्विर खानदान में बतौर एक जूनियर आर्टिस्ट काम करने के साथ साथ अपने पिता और बड़े भाई की बनाई तस्वीरों की तैयारी में मददगार के नाते काम करने का है। नैनसुख की शुरुआती दौर की जो ट्रेनिंग है, जैसे कि सारे रवायती जो ख़ानदान थे पेंटर्स के, उनमें ऐसा होता था कि बचपन से ही बच्चे को छोटे मोटे कामों पे लगा दिया जाता था, जैसे अलग अलग मटेरियल को पीस के रंग बनाना, और फिर दूसरा काम होता था वसली को तैयार करना, जिसमें तहदार कागज़ों को मिला के जो जिसके ऊपर तस्वीर बनाई जाती है वो ग्राउंड तैयार करनी। इसके अलावा जो घर के सीनियर चित्रकार होते थे, जैसे मतलब पंडित सेऊ हैं, मानकू हैं,
तो इनकी तस्वीरों की रंग आमेज़ी में हाथ बटाना, हाशिए पे काम करना और बाद में जब उसको बर्निशिंग करनी, उसको चमकाना वगैरह, ये जो एक ट्रेनिंग का हिस्सा रहता था। और इसमें बचपन में है कि 5-10 साल इसी में चले जाते थे। पर नैनसुख की जो अद्भुत प्रतिभा है, उसको देख के ऐसा लगता है कि उसने बचपन में ही एक किस्म की जो है पुख्तगी उसमें आ गई थी, और हो सकता है कि उस वक्त से ही उसने आज़ादाना तौर पे काम करना शुरू कर दिया। आलिमों के मुताबिक, जिनमें नैनसुख पर अथॉरिटी माने जाने वाले BN गोस्वामी भी शामिल हैं, नैनसुख बारीक बीनी का मालिक था। मुगल नेचुरलिज्म को लेकर अपने पिता के तजर्बों, मुगल कलम के नमूनों और अपने बड़े भाई मानकू के रिवायती काम के मुशाहिदे से नाउम्र पेंटर को शानदार तकनीक तो हासिल हुई ही, उसके साथ साथ रंगों के बारे में उसकी समझ में मंजाव आया और चीजों को देखने का नया अंदाज भी पैदा हुआ। नैनसुख के शुरुआती दौर की पेंटिंग्स में उसकी खुद की, मानकू व पंडित स्यऊ की तस्वीरें आती हैं। बादशाहों के पोर्ट्रेट्स, मुसर्रतों के मवाकों और शाही दरबार के गैर रस्मी एहतमाम जैसे मुगल मौजूआत को कलमबंद करने से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह का एक अहम पोर्ट्रेट वो है जिसमें औरंगजेब को कुरान पढ़ते दिखाया गया है। ऐसी ही एक और तस्वीर में एक वसीह महल में रोशनियों के त्योहार दिवाली पर आतिशबाजी के नजारे की अक्कासी की हुई है। ये काम सिर्फ मुगल सब्जेक्ट मैटर से ही ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि मुगल माहौल के तई हसास होने का पता भी देते हैं। नौजवान बलवंत सिंह की सोहबत में रहते हुए नैनसुख ने ऐसे नायाब शाहकार नक्श किए जो उसकी बेहतरीन मुसव्वरी के नमूनों के तौर पर जाने जाते हैं। सन 1740 ईस्वी से
सन 1763 ईस्वी के इस दौर की पेंटिंग्स में बलवंत सिंह की जिंदगी का लेखा जोखा सिलसिलेवार दर्ज है। बलवंत सिंह की रोजमर्रा जिंदगी की मसरूफियात के ब्यौरों से जुड़ी इन तस्वीरों में उसकी बहुत नजदीक रहकर अक्स किया गया है। बलवंत सिंह की सरपरस्ती में रहते नैनसुख की मुसव्वरी के स्टाइल का निराला पहलू ये रहा कि ये मुसव्वरी के निजी मुशाहिदे पर मबनी था। उसने इंसानी सूरतों, महलों और अलग-अलग मनाजर की जिन-जिन खूबियों को अपनी तस्वीर में उभारा, वो दर हकीकत आंखिन देखी का नतीजा थे। नैनसुख ने हर शक्ल सूरत, उसके लिबास और चौगिर्दे के माहौल को गैर मामूली कुव्वत हिस्स व बारीकी से अक्स कर इंसानियत से लबरेज कर दिया है। अलग-अलग लोगों की छवियों में नजदीकी रिश्ता, नजर आना और बैकग्राउंड के ब्यौरे, ये सभी उसके स्टाइल के अहम जुज के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। नैनसुख की तकरीबन सभी तस्वीरों में उसकी गैर मामूली फन्नी महारत का इजहार दिखाई देता है। मौसम बरसात में राजा बलवंत सिंह मौसीकारों के साथ एक औरत की ओर रुख किए दिखाया गया है। दोनों अपने जमाने के रिवायती पहनावे में हैं, जिसका बारीक से बारीक ब्यौरा उजागर हुआ है। रक्कासा के चेहरे की साख, सज धज, तानपुरे का रख रखाव और बाएं हाथ को फैलाना लहराना, सबकी पेशकश में नजदीकी तालमेल और रिश्ता देखते ही बनता है। इस दौर की इब्तदा में नैनसुख ने अपने सरपरस्त का बहुत औपचारिक चित्रण किया, लेकिन धीरे-धीरे उनकी अक्कासी में उसने काबिले जिक्र आजादी और बेबाकी से काम लेना शुरू किया। इस जुमरे में ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें बलवंत सिंह को अलग-अलग मूड्स में भी नक्श किया गया है, कभी बहुत ही खुश और कभी निहायत सुस्त और पुरानी यादों में खोए हुए।
हिंदुस्तानी फन की पूरी रिवायत में ऐसी एक भी मिसाल नहीं है जो जिंदगी की काबिले दीद ऐसी अक्कासी के कहीं नजदीक तक भी पहुंचती दिखाई देती हो, जो खास तौर से निराले ढंग से पास आने का बुलावा देती हो और जिसमें बिना किसी रोक रुकावट जुड़े सटे होने का एहसास हो। सन 1763 ईस्वी में अपने सरपरस्त के स्वर्ग सिधारने के बाद नैन सुख हरिद्वार की यात्रा पर गया, जहां राजा बलवंत सिंह की भस्मी प्रवाह के लिए ले जाई गई थी। हरिद्वार के पंडा महाराज की बही में आमतौर पर दर्ज की जाने वाली मुख्तसर जानकारी के मुकाबले में नैन सुख ने जहां राजा के बारे में तवील और तफसीली ब्यौरा दर्ज किया, वहीं उसी सफ़े पर उसने फौरी तौर पर एक छोटी लेकिन शानदार तस्वीर भी अक्स कर दी थी। बही में नैन सुख के खानदान के बारे में भी जानकारियां दर्ज हैं। कला के इतिहासकारों के लिए इस मुसव्विर से जुड़ी जानकारियों से भरपूर ये दस्तावेज बहुत अहम है, क्योंकि इससे उसके खानदानी शजरे के बारे में सारी तस्वीर साफ तौर से सामने आ जाती है। सन 1763 ईस्वी के बाद लगता है कि नैन सुख बसोली चला गया, जहां उसने वहां के राजा अमृतपाल की सरपरस्ती में अपना काम आगे बढ़ाया। यहां उसने अपने मखसूस अंदाज में चित्रकारी के साथ साथ अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में खुद को धार्मिक और अदबी मौजुआत के तईं सर्फ कर दिया। उसने अपने स्टाइल की खूबियों को और भी निखारा और अपनी नई सोच को आगे बढ़ाया। नैन सुख के बाद में आने वाले मुसव्विरों में उसके बनाए स्केचों और तस्वीरों के तई बहुत एहतराम पाया जाता है। ये उनकी अपनी पेंटिंग्स के लिए अहम फन्नी माखज़ हैं। हिंदुस्तानी पसे मंजर में जहां रिवायती फनून में फनकार की अपनी शख्सियत गुमनामी पर जोर के कारण हमेशा गैर मौजूद सी रहती आई है, नैन सुख ने एक लम्हे की बाह थामकर उसे वक्त की पहुंच से दूर ले जाने में भारतीय कला के इतिहास में नैन सुख का कोई सानी दिखाई नहीं देता। और इस हवाले से नैन सुख एक कद्दावर और ज़हीन मुसव्विर के तौर पर जिंदा और जावेद रहेगा। जली जाए पाड़िए दादीस अमाजी